डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का फुल चैप्टर रिवीजन हम लोग ले रहे हैं। नाउ जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता कौन है, सबसे पहले मुझे बताओ। सबमिट करने वाला इंसान या ग्रुप ऑफ इंसान को क्या बोलेंगे? प्रमोटर। ठीक है। नाउ प्रमोटर ओपीसी कंपनी रही तो कितना आदमी लगेगा? एक। प्राइवेट लिमिटेड रहा तो कितने लोग लगेंगे? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड रही तो कितने लोग लगेंगे? मिनिमम 7। ठीक है। लेट अस एज्यूम ये 7 लोग मिलकर एक कंपनी सोच रहे हैं शुरू करने का। उसको क्या बोलना चाहते हैं वो लोग? एबीसी लिमिटेड। ये जो 7 लोग हैं, ठीक है, लेट अस टेक ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है। ये कितने लोग हैं? ये 7 लोग। टेक्निकल भाषा में इनको क्या बोलेंगे? प्रमोटर्स। ना तुम्हारे 11th के एडमिशन में तुमको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ा था। आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट। किसके पास? उस पर्टिकुलर कॉलेज के पास जहां तुमको एडमिशन लेना है। तो प्रोमोटर्स किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएंगे। शॉर्ट में आरओसी बोलते हैं। इंडिया में कितने रजिस्ट्रार है? 22। आरओसी उनसे मेन 2 डॉक्यूमेंट मांगेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो ये 2 डॉक्यूमेंट्स के बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि तुमको कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार। हर एक स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार रहता है। इंडिया में कितने रजिस्ट्रार है? 22। महाराष्ट्र में 2 कंपनीज ज्यादा है, तमिलनाडु में 2 कंपनीज ज्यादा है। इंडिया में करीबन 12 लाख कंपनीज है। ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, कोई भी कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकती। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हर एक कंपनी को कंपलसरी सबमिट करना पड़ता है। मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लाइव दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। ये आपका रिलायंस का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। ये आप एक बार देख लो। ये आपके सामने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया की सबसे ताकतवर जो कंपनी है उसका मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको बता रहा हूँ। ये उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम में सबमिट किया होगा। ये दूसरी कंपनी है, शायद ऊपर ये रहा, ये होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी को मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बिना ऑपरेट नहीं कर सकती। तो रिलायंस ने जब रजिस्ट्रेशन किया था तभी ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी। देखो रिलायंस का सिंबल मिला। सो जब आप सबमिट करते हो रिलायंस, तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि रिलायंस, ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये थोड़ी देर बाद में आऊंगा। तो यहाँ पे शुरू होगा रिलायंस का मेमोरेंडम। नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इट इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट जो सीरियली नंबर चाहिए। दिख रहा है नंबरिंग 1 2 3 4 सब सीरियल नंबर दिख रहा है। इट हैज टू बी सीरियली नंबर्ड, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। ईच पैराग्राफ शुड बी सीरियली नंबर्ड। इट मस्ट बी प्रिंटेड, हैंड रिटन नहीं चलता। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सो मेमोरेंडम में सबसे पहले क्या आएगा? देखो सबसे पहले क्या आएगा? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज बताता है कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद क्या दिया है? अब रजिस्टर्ड ऑफिस, ये रहा एड्रेस क्लॉज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज। हर एक कंपनी का हेड ऑफिस रजिस्ट्रेशन के दिन या रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है। सो जो हमने नेम क्लॉज देखा था इसमें, अब मुझे बताओ रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है क्या पब्लिक लिमिटेड है?
सिर्फ लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड होता तो इधर क्या आया होता, पीवीटी, या प्राइवेट पूरा लिखा होता उसको। नाउ क्या तुम कंपनी का नाम बदल सकते हो? द आंसर इज यस। आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स बिकेम हिमालय। तुम नाम चेंज कर सकते हो, उसके प्रोसीजरल पार्ट है। मैंने बताया था ना, ये देखो, पब्लिक कंपनी तो कितने लोग साइन करेंगे? 7, प्राइवेट रहा तो 2, ओपीसी एक 1% कंपनी रहा तो 1। इसमें कितने क्लॉज रहते हैं? 6। सबसे पहला क्लॉज कौन सा रहता है? नेम क्लॉज। कल यदि जो भी आपका पेपर रहेगा उसमें मेमोरेंडम के 6 क्लॉज 100% एग्जाम में आता है, ठीक है? ये 8 मार्क का पूरा आएगा। सो नेम क्लॉज में क्या बोलेंगे? नेम क्लॉज इज द नेम विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। यू कैनॉट हैव द नेम विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। आज मैं रिलायंस नाम का कंपनी खोल नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है? उसके बाद क्या तुम नाम बदल सकते हैं? यस, बदल सकते हैं, खुद से भी बदल सकते हैं, पब्लिक को प्राइवेट में या प्राइवेट को पब्लिक कर सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तुम्हारा नाम किसी और के साथ सरीखा है तो भी बदल सकते हैं यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। सो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है बताओ? हर एक कंपनी का एक, नहीं, ना 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 ना, नो नो नो, हर एक कंपनी का 2 रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। और मेजरली कंपनीज का कहाँ पे है? मुंबई, ठीक है? दिल्ली में समझा नहीं, तूने दिल्ली शब्द यूज किया। नहीं नहीं, यू कैनॉट हैव 2 रजिस्टर्ड ऑफिस बेटा, यू कैन हैव ओनली 1 रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन के अंदर। अच्छा, वो रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों इंपॉर्टेंट? वो रजिस्टर्ड ऑफिस में तुम लोग कंपनी बनने के दिन या बनने के 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए कंपनी का। वो रजिस्टर्ड ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, मीटिंग्स, मीटिंग्स का कायदा ये है कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, या रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी में सिचुएटेड है, अशोका बिल्डकॉन इधर है ना, तुम्हारे वडाला में, वडाला में अशोका बिल्डकॉन का रजिस्टर्ड ऑफिस है। उसका जो जनरल मीटिंग हुआ था वो एक्सप्रेस इन होटल में हुआ। सो रजिस्टर्ड ऑफिस जहां हर एक का होना चाहिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक्चुअली मुंबई में नरीमन पॉइंट में, ठीक है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई नरीमन पॉइंट। तुम इसको बदल सकते हो? द आंसर इज यस। एक सिटी से दूसरे सिटी में, और उसके प्रोसीजरल पार्ट है, तुम उसको बदल सकते हो। ऑब्जेक्ट लॉस, अभी तुम देखो, ये रिलायंस का ऑब्जेक्ट लॉस क्या दिख रहा है? सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट। अभी सपोजिटली एक स्टील कंपनी रहेगी तो मेन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? सेलिंग स्टील। अदर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? सेलिंग स्क्रैप। सो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम जो काम करते हो, यदि तुम्हारा रिलायंस कंपनी है, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया है धंधा वही कर सकता है। दिख रहा है इधर, सॉरी, एडिपिक एसिड, ये पूरा एक लिस्ट दिया है। ये इतना ही तुम डील कर सकते हो, इसके बाहर नहीं। हालांकि तुम ऑब्जेक्ट लॉस बदल सकते हो। यदि तुम्हारी कंपनी कार की कंपनी है और तुम बोलते हो मैं प्लास्टिक बेचूंगा, द आंसर इज नो, नहीं बेच सकते। ऑब्जेक्ट लॉस के दायरे के बाहर तुम गए तो टेक्निकल भाषा में उसको अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, ULTRAVIRES, आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, मतलब वो इनवैलिड और वॉइड माना जाएगा। सो ऑब्जेक्ट क्लॉज में 2 कौन से पार्ट्स रहते हैं? मेन ऑब्जेक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट जिसमें तुम मेन धंधा सेलिंग स्टील, अदर ऑब्जेक्ट सेलिंग स्क्रैप। क्या तुम बदल सकते हो? द आंसर इज यस। उबेर था ना, उबेर इट्स, फिर अभी गाड़ियां का शुरू हुआ, वो लोग उसमें ऐड करके कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस समझा? अल्ट्रा मीन्स आउटसाइड, वायरस मीन्स स्कोप, means anything outside the scope of memorandum is void and not legally applicable। आया समझ में? तुम मेमोरेंडम के दायरे के बाहर नहीं जा सकते किसी भी हालत में, नहीं, वो इनवैलिड माना जाएगा। और इफेक्ट्स क्या होगा? यदि अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में कंपनी ने एंटर किया, मैं वो ट्रांजैक्शन करते हुए रोक सकता हूं, और खर्चा हुआ तो डायरेक्टर को अपनी जेब से भरना पड़ेगा, नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद लायबिलिटी क्लॉज, तैयार सुनने के लिए? कंपनी का लायबिलिटी 3 प्रकार का होता है। ये तुम्हारा लायबिलिटी क्लॉज में इधर लिख रहा हूं, ठीक है? वो ट्रांजैक्शन इनवैलिड माना जाएगा। लायबिलिटी क्लॉज, ठीक है? लायबिलिटी क्लॉज में 3 प्रकार के
लायबिलिटीज होते हैं, एक लिमिटेड, एक अनलिमिटेड और एक लिमिटेड बाय गारंटी। कोई भी कंपनी तीन प्रकार से ही बनेगी, लिमिटेड, अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, तुमने 6 रुपया पे किया, अभी भी कितना पे करना तुम्हारा बाकी है, 4 रुपया। कंपनी को घाटा होता है, तुमको बोलते हैं भाई घाटा प्लीज, कंपनी को घाटा 7 रुपया होता है, तुम कितना भरोगे ज्यादा से ज्यादा, 4 रुपया, क्योंकि एक शेयर का एक्सक्यूज मी कितना रकम देना बाकी है, 4 रुपया। अच्छा, तुमने पूरा 10 रुपया पे किया और कंपनी को 7 रुपया घाटा हुआ, तुम कितना भरोगे, 0। सो लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस तुम्हारा लायबिलिटी, एक्चुअली लिमिटेड बाय शेयर्स इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब एक शेयर्स का जो बाकी का रकम तुमको भरना बाकी है उतना ही तुम्हारा लायबिलिटी, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। अनलिमिटेड रहेगा तो तुमको कितना भरना पड़ेगा, 7 रुपया पूरा, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ की तरह पूरा घर से तुमको लाना पड़ेगा। और लिमिटेड बाय गारंटी में प्रमोटर जो कंपनी शुरू करता है वो एक रकम प्रॉमिस करता है, फॉर एग्जांपल 10 लाख कि ये रकम मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन कायदा ये है कि ये तभी मांगा जा सकता है जब कंपनी बंद हो जाए, तो इसको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं, ठीक है। नहीं, लॉस में नहीं मांग सकते बंद होने के, ठीक है। सो लायबिलिटी क्लॉज में यहाँ पे दिया हुआ लिमिटेड बाय शेयर्स हुआ, लिमिटेड बाय गारंटी हुआ, अनलिमिटेड लायबिलिटी, करेक्ट। अब मैं रीड नहीं कर रहा हूं, मैंने सब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तुम लायबिलिटी क्लॉज को अल्टरेशन करना आसान नहीं है, मतलब देखा जाए तो तुम रिलेशनशिप, अच्छा लिमिटेड बाय शेयर्स है, तुम बदलना मेमोरेंडम को बदलना, लिमिटेड बाय शेयर्स को मैं लिमिटेड हूं, मैं सेफ हूं, उससे अनलिमिटेड कैसे करेंगे, मैं तो लूट जाऊंगा ना, ऐसा होता है तो लिमिटेड बाय शेयर से अनलिमिटेड तुम नहीं कर पाओगे। सबने माना तो कर पाएंगे, लेकिन कौन गधा होगा मानेगा, मुझे 4 रुपए देना था अब मुझे 7 रुपए देना पड़ेगा। सो लगभग इसका ऑल्ट्रेशन कोई कर। नेक्स्ट है कैपिटल क्लास, इसको ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है जो जिसमें कैपिटल क्लॉज दिया हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है, जो कैपिटल लॉस दिया है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये शायद वर्क नहीं कर रहा है। सपोजिटली तुमने 10 लाख रुपए से शुरू किया है, ठीक है, तुमने रजिस्टर कराया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बोला है कि हम 10 लाख रुपए से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, और उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तुम मन मर्जी से रखोगे तो उतना स्टैम्प ड्यूटी लगता है, करीबन 5% पकड़ लो। तुमने 10 लाख रजिस्टर कराया है तो तुम बाजार में 11 लाख रुपए के शेयर्स नहीं ला सकते, मतलब तुम्हारा टॉक टॉक टाइम 10 लाख सेकेंड्स का है तो तुम 10 लाख सेकेंड्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। सो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, वक्त के साथ साथ तुम इसको बढ़ा भी सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। मैं तुमको रिलायंस की ओर ले जाता हूँ और कोशिश करता हूँ बताने का। ये उसका ऑब्जेक्ट लॉस था, ये अदर ऑब्जेक्ट्स था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स, पूरा लिस्ट दिया है रिलायंस ने, देखो अभी इसका हम बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे उसके ऑब्जेक्ट लॉस देखो। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है रिलायंस का, लिमिटेड है, और ऑथराइज कैपिटल कितना है, 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ का उसका ऑथराइज कैपिटल है, दिखा। सो ये कैपिटल जिस रकम से शुरू हुई है उससे ज्यादा 20,000 करोड़ इश्यू कर सकती है रिलायंस, नहीं। इश्यू करना है तो क्या करना पड़ेगा, 15,000 करोड़ इश्यू किया, और इश्यू करना है तो कोई बात नहीं, नया मेमोरेंडम बनाओ 5,000 करोड़, उस पर स्टैम्प ड्यूटी भरो, नया मेमोरेंडम फाइल करो 20,000 करोड़ का, फिर कर सकते, मतलब वो वाली बात है। तो तुम एक्स्ट्रा 11 रुपए का 2 GB कार्ड लेते हो ना, ये 1 GB का जो आता है, सिंपल है, 5,000 उन्होंने बढ़ाया भी होगा मुझे लगता है, मैं एक बार देखूं, उन्होंने बढ़ाया तो होना चाहिए। ये देखो पहले कितना था, कितना 8,000 करोड़, बढ़ाते गए ना लोग वक्त के साथ साथ, बस जितना ऊपर का बढ़ाना है उतने ऊपर के रकम पे स्टैम्प ड्यूटी भरो। क्वेश्चन किसका, हाँ हाँ
900 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन क्या है तेरा? पॉसिबल है ना? अभी मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूँ, वो कमर्शियल एप्लीकेशन का तू मेरे से सवाल पूछ रहा है। मामाअर्थ का सिर्फ 14-18 करोड़ हुआ और $1 बिलियन का शेयर्स लाए, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। अभी इसके कमर्शियल एप्लीकेशंस, मैं कंपनीज लॉ की बात करूंगा, कमर्शियल एप्लीकेशन बताऊंगा तो मेरा घंटा चला जाएगा एक्सप्लेन करने में। सिर्फ इतना समझ ले कि आईपीओ उन्होंने लाया बिकॉज भविष्य के प्रॉफिट मिलने के चांसेस पे लाया है। ये तो प्रेजेंट प्रॉफिट है, और पैसा आएगा तो एक्सपेंशन के लिए उनको पैसा मिलेगा जो कम पड़ रहा है, ठीक है ना, इसलिए उन लोगों ने आईपीओ लाया है, ठीक है। सो कैपिटल लॉस हुआ, उसके बाद इसको बदल सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, घटाना आसान नहीं है, बढ़ाना आसान है। और लास्ट में सब्सक्रिप्शन क्लॉज। नाउ तुम अपने फॉर्म के एंड में साइन करते हो, डू यू एग्री? तो पब्लिक लिमिटेड में कितने लोग लगते हैं? 7 लोग लगते हैं ना, देखो 7 लोग का नाम, इनका शेयर्स, और सिंस ये ऑनलाइन है इसलिए साइन नहीं दिया इन लोग का। इधर 7 लोग लगते हैं ना, देखो 7 लोग आए ना, 7 लोग, उनका ये सब प्रमोटर्स है जिन्होंने रिलायंस के रजिस्ट्रेशन के टाइम में सिग्नेचर दिए हैं अपने, और बिकॉज सिग्नेचर दिए इनको शेयर्स भी लेने पड़ेंगे, इनके नाम के आगे लोग साइन करेंगे। ऑनलाइन है तो लोग साइन नहीं रिवील करते। ये 7 लोग, प्राइवेट होता तो कितना मिनिमम लगता? 2, ओपीसी होता तो 1, ठीक है, 1% कंपनी, ओके। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। चलो अभी ये दिखाता हूं मैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। नाउ तुम्हारे कॉलेज के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, 70% अटेंडेंस कंपलसरी, फिर और क्या है, पार्किंग में मत रुको एंड सो ऑन, बहुत सारे, कॉलेज यूनिफॉर्म, बहुत सारे, हाँ, जो जैसे लंच टाइम वो सब। तो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो रिलायंस का वापस में आता हूँ, ये यहाँ पे मेमोरेंडम खत्म होता है, इधर क्या शुरू होता है उनका, मतलब एक ही बुक के अंदर मेमोरेंडम, उसी बुक के अंदर आर्टिकल्स। तो ये रिलायंस का जो इंटरनल देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस शुरू होगा, ये जो रिलायंस के कौन से कायदे होंगे शेयर्स के, देखो कॉल्स ऑन शेयर्स, जो बाकी का पैसा मांगना है, फिर मीटिंग के कायदे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जो भी शेयर्स का जब्ती, मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, जो भी कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको क्या बोलेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसमें एक लिस्ट दिया होगा, यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल, फिर मीटिंग, फिर डायरेक्टर्स के कायदे, डिविडेंड के कायदे, शेयर सर्टिफिकेट, ऑडिट कमिटी, अलग अलग सब एक लिस्ट दिया हुआ। रूल्स एंड रिलायंस का है ना, ये रहा रिलायंस का पूरा एक लिस्ट बनाया, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन, पूरा एक लिस्ट दिया इन्होंने। ये रिलायंस के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब ये मेमोरेंडम के 6 क्लॉज रहते हैं, ये सारे रूल्स है। ये देखो कितने कितने सारे सब रूल्स के बारे में इन लोगों ने बताया, मतलब ये रिलायंस पे लागू होंगे रूल्स, नहीं और भी बहुत सारे हैं, इसमें 16 है, लेकिन ये तो इन लोगों ने लिमिटेड दिया है। ये रिलायंस में देखो ऑलरेडी नंबर कितने तक पहुंचे, 71, और भी आगे रहेगा इसका, वोटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रॉक्सी, पूरे इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है इसका। हाँ, ये सब रिलायंस का यहाँ पे खत्म होता है 118, और फिर बाकी 7 लोग वापस साइन करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जस्टिफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे, ठीक है, या ऑथेंटिकेट करेंगे। अभी एक कंसेप्ट है एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स। अभी क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे वापस इसमें आता हूँ और बताता हूँ एंट्रेंचमेंट क्या होता है। अभी कंपनी को 100 करोड़ रुपया रेज करना है, ठीक है। अभी क्या होता है, कंपनी में सपोजिटली एक आदमी है मिस्टर ए, उसके पास 100 करोड़ रेज करना है, कंपनी के 100 शेयर्स है और मिस्टर ए के पास 51 शेयर्स है। मेजोरिटी विंस वाली बात है, डू यू एग्री? वो वोट करेगा और कंपनी ले लेगी। लेकिन छोटे शेयर होल्डर्स का क्या, 4-5-10% शेयर्स, वो लोग तो हमेशा हार जाएंगे। 100 में से 51 लोग अपने, हर बार मैं अपने लोग को बोलूंगा तुम वोट मेरे सपोर्ट में करो। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या करता है, एक क्लॉज डालता है आर्टिकल्स में। हमने रिलायंस का आर्टिकल्स देखा था ना ऊपर, इसमें एक
एंट्रेंचमेंट क्लॉज आ जाएगा। वो क्लॉज बोलेगा कि कंपनी को यदि 100 करोड़ के ऊपर कर्जा चाहिए तो 10% जो शेयर होल्डर्स है, सबसे लोएस्ट, वो लोग से आपको लिखित इन राइटिंग परमिशन लेना पड़ेगा। तो जो कम लोग हैं, कम 5 to 10% लोग, मतलब ये 51 लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाए, इसको क्या बोलते हैं? एंट्रेंचमेंट क्लॉज। ये आर्टिकल्स में डाला जा सकता है। और नहीं नहीं, नॉट कंपल्सरी, ठीक है। या तो फिर कंपनी का नाम बदलना है तो 51% नहीं 90% वोटिंग लगेगा, या 75% नहीं 90% वोटिंग लगेगा। ऐसे तुम अपने हिसाब से डाल सकते। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है? सर मेरे को एक पूछना था, प्रमोटर्स रहते हैं उनको मिनिमम कितने शेयर्स बाय? एक शेयर भी बाय किया तो भी तो कंपनी का मालिक बन जाता है, टू द एक्सटेंट ऑफ 1 शेयर। सवाल यह है कि प्रमोटर को कितने शेयर्स बाय करने हैं। 100 ईंट है दीवार के, तूने एक ईंट भी खरीदा तो तू शेयर होल्डर बनता है, तो एक शेयर भी खरीदा तो प्रमोटर विल बिकम द ओनर, ठीक है। मिनिमम 1 शेयर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। मैं इसका एक पहले ड्राइंग करके बताऊं तो आपको समझेगा। लेट अस टेक इनटू अकाउंट में ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए सपोजिटली बी को एक सिंपल सा, हमें कंपनीज लॉ का नहीं बट दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं। 100 बाइक्स का ऑर्डर दिया, ठीक है। किसको ऑर्डर दिया? ए ने बी को। अब बी का प्रोडक्शन में गाड़ी बनना शुरू हो जाएगा। क्या ए को बी के प्रोडक्शन में जाकर चेक करना है कि बाइक्स बन रहे कि नहीं? जरूरत नहीं है। बाइक्स बनने के बाद बी अपने ए को डिलीवरी दे देगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि जब मैं सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो उसके कुछ इंटरनल प्रोसीजर्स होंगे, वो मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैं एज्यूम करूंगा कि इंटरनल प्रोसीजर जो भी रेलेवेंट एक्ट्स के तहत है वो राइट हो रहा होगा। रॉन्ग हो रहा होगा तो कायदे के हिसाब से वो जवाबदार माना जाएगा। आई नीड नॉट चेक इंटरनली व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग। दिस कंसेप्ट इज, ये शॉर्ट नोट में आएगा 4 मार्क का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शॉर्ट नोट में आएगा 4 मार्क का। लेकिन इस चैप्टर में मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, कोई भी पेपर हो, 11, 12, सीए, सीडब्ल्यूए, सीएस, वर्ल्ड का, इंडिया का, कोई भी लॉ का पेपर हो, उसमें 2 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। मेमोरेंडम के 6 क्लॉजेस जो हमने नेम, लायबिलिटी, रजिस्टर्ड, वो सब लिखा। और दूसरा है मेमोरेंडम आर्टिकल्स का डिस्टिंग्विश। मैं क्या करता हूँ, पहले आपको मेमोरेंडम आर्टिकल्स का डिस्टिंग्विश बता देता हूँ। 10 में से 9 अटेम्प्ट नहीं आएगा, समझ में आया? और 10 में से 8 अटेम्प्ट में 6 क्लॉजेस आएंगे मेमोरेंडम के। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा शॉर्ट नोट में आता, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, फीचर्स भी पूछा तो इसके पॉइंट्स लिख सकते हो। एक बात बताओ, मेमोरेंडम क्या है? कंपनी का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है। आर्टिकल्स क्या है? इंटरनल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेमोरेंडम बाहर के लोगों के लिए, भाई हमारा नाम, पता, कैपिटल ये है। आर्टिकल इंटरनल लोगों के लिए है, ठीक है। फिर मेमोरेंडम एक दायरा बताता है जिसको क्रॉस नहीं कर सकते। आर्टिकल आंतरिक कायदे कानून बताता है। आर्टिकल क्रॉस हो गया लेकिन मेमोरेंडम के दायरे के अंदर है तो शेयर होल्डर उसको बोल सकते चलेगा। बट मेमोरेंडम को क्रॉस किया तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। मेमोरेंडम में कितने क्लॉज रहते हैं? 6 क्लॉज। कौन से? नेम, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, एसोसिएशन, सब्सक्रिप्शन, ये जो भी है ना क्लॉज। कौन सा? एड्रेस क्लॉज, एक्चुअली इसको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोलते हैं। 6 क्लॉज। आर्टिकल में बहुत सारे क्लॉजेस रहते हैं, 6 नहीं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। रिलेशन, मेमोरेंडम बाहर के लोगों के लिए, आर्टिकल्स अंदर के लोगों के लिए। मेमोरेंडम कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल्स मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। मेमोरेंडम का जो ऑल्ट्रेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तुम नाम बदल रहे हो तो 100 में से 75 वोट्स लगेंगे। आर्टिकल क्या है, तुम छोटा सा एक करके, आर्टिकल्स को बदलना आसान है। मेमोरेंडम में थोड़ा, अच्छा कंपनी का नाम बदलना है और वो नाम दूसरे कंपनी के साथ सरीखा हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट दखल अंदाजी दे सकता है। लेकिन आर्टिकल्स में तुम मीटिंग के लिए कम से कम 5 के बजाय 6 लोग बोल रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो इंटरनल रूल्स, तुमको बोलेंगे फ्राइडे ऑल्सो वेयर अ टाई, क्या प्रॉब्लम है? छोटे मोटे कायदे है ना। तो आर्टिकल को बदलना आसान है, मेमोरेंडम को बदल सकते हैं, वो डिफिकल्ट है, आसान नहीं। ठीक है, इतना समझा। अब नेक्स्ट में आते हैं हम
डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट समझा, प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस बताने के लिए मैं आपको ले जाता हूं सुला। सुला वाइन, सर खुशबू आ रही है हमको तो वाइन की। मैं सुला ने शेयर्स मार्केट में लाया था, मैं आपको लाइव उस जगह पे लेके जा रहा हूं जब सुला ने वाइन लाया था। ये रहा सुला। अभी हम स्टडी करेंगे सुला विनेयार्ड्स, इंडिया का नंबर 1 वाइन मेकर, साल में 70 लाख बॉटल्स के ऊपर बनाता है, इंडिया में नंबर 1 है। नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी उससे ज्यादा टर्नओवर अकेला सुला करता है। सुला ने शेयर्स बाजार में लाया था, ठीक है। तो जब शेयर्स बाजार में लाया था उसको आईपीओ बोलते हैं, ठीक है। मैं एक ड्राइंग करके बताता हूं जिससे आपको थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। ये सुला विनेयार्ड्स है। सुला विनेयार्ड्स पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, ठीक है। फिर जब वो शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होते हैं वो लोग शेयर्स पब्लिक में नहीं ला सकते, फिर उसने अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड चेंज करके क्या किया, सिर्फ लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कर दिया और शेयर्स बाजार में लाया पब्लिक के लिए। जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। सुला ने कब लाया था, ये 2 महीने पहले, दिसंबर 12, अब भी लाया था। और कितना पैसा उनको उन्होंने जमा, 960 करोड़ रुपया उन्होंने जमा किए, उनको पूरा पैसा मिल गया। आज सुला के शेयर बाजार में बिकते हैं, ठीक है। तो जब तुमको कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है तो तुम कोई फॉर्म भरते हो, तो सुला ने जब शेयर्स पब्लिक के लिए लाए तो पब्लिक को कोई फॉर्म भरना पड़ा होगा टू अप्लाई द शेयर्स। तुम पहले अप्लाई करोगे ना कॉलेज में, तो तुमको सुला का शेयर होल्डर बनना है, तो जो फॉर्म तुमको भरना पड़ेगा उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। तो ये प्रोस्पेक्टस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोस्पेक्टस। सुला जो प्रोस्पेक्टस कंपनी लाती है प्रोस्पेक्टस, ये फ्री ऑफ चार्ज देती है। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं। एवरेज प्रोस्पेक्टस जो शॉर्ट में दिया रहता है पर डिटेल्स में नहीं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा रहता है, इट कैन गो टू 50s और 100s ऑफ पेजेस, बट शॉर्टेंड प्रोस्पेक्टस को एवरेज प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्या होता है, यदि कंपनी सुला को एक साल में एक और बार शेयर्स लाना है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अब वो वाली बात है। मैंने क्या किया है, एक बार मैंने रिचार्ज किया गलती से, सेकंड टाइम में रिचार्ज हुआ, एक साथ 2 हो गए, तो 3 महीने के बाद वो एक्सटेंशन मिलता है ना, 3 महीना खत्म होता है तो 3 महीना तुमको एक्सटेंशन मिलता है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस यदि सुला फाइल करता है, उन्होंने शेल्फ नहीं फाइल किया था, उन्होंने रेड हेरिंग फाइल किया था। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में मैंने आज फरवरी चल रहा है, ठीक है, मैंने 100 करोड़ लिए मार्केट से, मुझे जून में और 100 करोड़ चाहिए, वापस प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है। ये प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो वाली बात है। गूगल में पता है जब तुम क्लिक करते हो ऑटोमेटिक तुम्हारा फॉर्म भर जाता है। तो प्रोस्पेक्ट, यस, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस तुम तैयार रखते हो नेक्स्ट इश्यू के लिए। तुम वही शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रार बोलेगा जनवरी टू जून कुछ बदलाव हुआ, तुम बोलते हो ठीक है, वो बदलाव छोटा मोटा बदलाव, हम 2 कागज का एक फॉर्म आपको दे रहे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, 2 कागज, बाकी प्रोस्पेक्टस विल स्टे द सेम, ठीक है। सुला ने कौन सा फाइल किया था, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये 12th में, मैं अभी नहीं बताऊंगा डिटेल। वापस से प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है, अलग से हर बार अलग अलग प्रोस्पेक्टस लगता है, बट शेल्फ प्रोस्पेक्टस में तुमको वापस प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज के तारीख में 99% कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है। ये 12th में है, लेकिन इधर आया तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में उन्होंने कितने शेयर्स लाए थे, देखो 26 लाख शेयर्स लाए थे, और एक शेयर्स का दाम देखो 340 टू 357। ये 340 को फ्लोर प्राइस बोलते हैं, कम से कम। जैसे बोली लगाते ना, एक ऑक्शन में एक वस्तु है, सपोजिटली ये पेन ऑक्शन में है, ठीक है, तो तुम बोली लगाओगे 340 टू 357, तुमने बोली लगाया, ठीक है, दिसंबर 12 से 14, ये 3 दिन बोली लगाने का। हाँ, कौन सा, ये 2 का फेस वैल्यू बोलते हैं, 2 के ऊपर जो भी रहेगा वो एट प्रीमियम माना जाए। हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, 10 रुपया होता तो 2 रुपए के ऊपर 357 में उन्होंने फाइनलाइज किया, तो 355 विल बिकम प्रीमियम। ये 12th में, इसलिए मैं हर चीज नहीं बता रहा हूँ, हर चीज बताने जाओ तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने आधा घंटा लग जाएगा, बट ये मेन 12th का है, सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ
कि दो प्राइस दिए जाते हैं, एक फ्लोर प्राइस एक सीलिंग प्राइस। तुम बोली लगाओ, लास्ट में वो लोग जो दाम से शेयर देते हैं, यदि तुम्हारा बोली बैठ रहा है तो तुमको शेयर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये डिटेल्ड मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा 12th का एसपी का 3rd चैप्टर में। ओके, सो इसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जहां पे दो प्राइस दिए रहते हैं, एक मिनिमम प्राइस एक मैक्सिमम प्राइस। तुम जैसे बोली लगाते हो और फिर कंपनी जो प्राइस तय करती है उस हिसाब से शेयर दिए जाते हैं। अब ये प्रोसीजर पूरा कैसे होता है, क्या होता है, बताने के लिए 12th तक रुकना पड़ेगा। लेटर ऑफ ऑफर, अभी तुम लोग सपोजिटली 20 जन को मैंने शेयर्स दिया 1000 करोड़ के, 3 महीने बाद 3 महीने सपोजिटली 2 साल बाद मुझे और 500 करोड़ की जरूरत। तो एक बात बताओ, पहले मैं बाहर जाऊंगा कि पहले तुमसे पूछूंगा? तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर डाला जाता है, क्या तुम शेयर खरीदना चाहते हो, और वो लोग मानेंगे तो ये एक लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है उन्हें। और ये सस्ते में, मार्केट प्राइस रिलायंस का 1150 कुछ तो दाम था, और उन्होंने ऑफर दिया था 1050, 100 रुपए सस्ते में दे रहे थे। तो राइट्स, इसको राइट शेयर मिलते हैं हमेशा लेने का, क्योंकि कंपनी तुमको सस्ते में देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और एक ऑफर लेटर, अभी जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया उस समय रिलायंस के खाते में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, 5 से 10% का भी ब्याज पकड़ो, साल का कितना इंटरेस्ट हुआ? 25,000 करोड़, 25,000 करोड़। तो उन्होंने डिसाइड किया अभी हम ब्याज पूरा कर्जा जीरो करेंगे। उन्होंने 5% गूगल, 2-5% फेसबुक, ऐसे अलग अलग लोग को जियो में हिस्सा देना शुरू किया। जियो रिलायंस का एक कंपनी है, ठीक है, जियो रिलायंस का एक कंपनी है, रिटेल रिलायंस का एक कंपनी है। तो उन्होंने जियो का करीबन 25 से 40% हिस्सा, 2% इसको, 5% इसको, ऐसे करते करते 2.5 लाख करोड़ का जमा कर लिया और सब कर्जा जीरो कर दिया। किसने? रिलायंस ने। तो रिलायंस जियो इज इन प्रॉफिट फायदा, इसलिए एक्सेप्ट किया कि धंधे में लॉन्ग टर्म देखा जाता है। लंबी रेस का घोड़ा, मुकेश अंबानी बहुत लंबी रेस का इंसान है। मुकेश अंबानी के नाम पर मुझे इन्वेस्टमेंट बोले 500 करोड़ आंख बंद करके रहे तो, क्योंकि मुकेश अंबानी है भाई। तो ऑफर लेटर उसने दिया, फेसबुक गूगल और सबको शेयर्स दे दिए, 25 से 40% जियो आई थिंक हिस्सा दे दिया। और उनको भी पता है दाम जियो का बढ़ना ही है, बराबर ना। और प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आएगा, कंपनी का नाम, डायरेक्टर्स, कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं, 2-3 साल का नफा, रजिस्टर्ड ऑफिस, डायरेक्टर्स का कामकाज, पूरा डिटेल, जैसे शादी के लिए जन्म कुंडली बनाते हैं, सब डिटेल देना पड़ता है वो टाइम, ठीक है, डिक्लेरेशन। और कुछ पेनल्टी, कुछ गलती किया तो 50,000 से 3 लाख का फाइन। और तो वो फ्रॉड किया, कुछ जानबूझकर पता चला कि इससे दिक्कत हो रही है, तो जेल भी हो सकती है भाई, 3 साल की सजा। तुम प्रोस्पेक्टस मुझे साइन करना होगा तो मैं बोलूंगा मुझे 1 दिन दो, मैं 25 बार पढ़ूंगा, भाई जेल हो जाएगी मेरे को कुछ गलत डाल दिया तो। जेल तब होगी जब फ्रॉड पता चला, जानबूझकर फंसाने का काम किया होगा, नहीं तो फाइन लगेगा। तो ये लोग डायरेक्टर लोग प्रोस्पेक्टस आंख फाड़ फाड़ के पढ़ते होंगे, क्योंकि तुम पब्लिक में लाने से पहले बहुत संभाल के पढ़ना चाहिए भाई। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, यदि तुमने कुछ गलत डाल दिया तो डायरेक्टर्स पर्सनली जवाबदार है, उनको पैसा लौटाना होगा, भरना होगा अपनी जेब से, और बैंड बच जाएगी डायरेक्टर्स की, ठीक है ना। और मेमोरेंडम का, ऑब्जेक्टिव्स का मैंने अलग से वीडियो बनाया, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना एक एक करके, वो वीडियो देख लेना। तो फुल मिस स्टेटमेंट में एक सिविल लायबिलिटी होता है जिसमें तुम कॉम्पनसेशन भरो, लेकिन क्रिमिनल लोगों को फंसाने की कोशिश है, इसकी नियत पता चल जाता है, उससे डुप्लीकेट बेचा है तो फंसाने की कोशिश है, तुमने एमआरपी से ज्यादा बेचा है तो माइनर गलती है, डुप्लीकेट बहुत बड़ी गलती, ठीक है। सो इस प्रकार से चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो कमेंट सेक्शन में मैं भेज दो तो मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये खत्म होता है। तो डाउट है किसी को? नहीं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।